गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू इंजीनियर क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने कुछ डिस्कस किया था रिलेटेड टू स्पेस हेडवे एंड टाइम हेडवे। आज इसी से कुछ रिलेटेड हम थ्योरेटिकल टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज का टॉपिक रखते हैं। नंबर 1, व्हीकल अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन रेट। व्हीकल अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन रेट, गेट में ये प्रॉब्लम काफ़ी फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। अब इनमें प्रॉब्लम किस तरह से पूछी जाएगी? आपको बोला जाएगा, क्वेश्चन इस तरह से आता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका टाइम हेडवे 2 से 5 सेकंड के बीच में या 2 से 6 सेकंड के बीच में लाइक करेगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि यार टाइम हेडवे का जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए प्रोबेबिलिटी बेस्ड, तो आपको कौन सा अप्रोच लगाना है। पहले इसका फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली एक फंक्शन है ये, व्हीकल अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। बेसिकली इट इज, फॉर्मूला है हमारा लैम्डा e to the power minus lambda t, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, बट कैसे करेंगे आपको देखना पड़ेगा। सपोज मैं एक छोटी सी एग्जांपल लूं, आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी बताओ दैट टाइम हेडवे lies between 0 to infinity। क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा टाइम हेडवे 0 to infinity के बीच में लाई करेगा। राइट, मैक्सिमम टाइम ले लिए 0 से लेके इन्फिनाइट के बीच में क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसी रिलेशन को अगर हम यूज करें तो कुछ इस तरह से बनेगा। इंटीग्रेट करेंगे 0 से इन्फिनिटी के बीच में, लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा कॉमन लिया बाहर, जब इंटीग्रेट करेंगे e की पावर माइनस लैम्डा टी को, तो इंटीग्रेट करके क्या बनेगा, e की पावर समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ देखो 0 से इन्फिनिटी, ये बन जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाय जो पावर होता है उसका नीचे डिफरेंशिएशन। तो विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो माइनस लैम्डा आ जाएगा, ये टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो कुछ, जब ये लिमिट्स पुट की तो कुछ ऐसा बनेगा, लैम्डा बाहर 0, क्योंकि एक बार हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो एनीथिंग टू 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 आ गया ये फैक्टर, और यहाँ आ जाएगा e की पावर 0 अपॉन लैम्डा। e की पावर 0 1 होता है, तो इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया लैम्डा इंटू माइनस 1 बाई लैम्डा। इसको कैंसिल आउट किया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 1। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है दैट टाइम हेडवे lies between 0 to infinity, that is answer will be 1। मतलब अगर इसको मैं ग्राफिकली अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से, यहां पर अगर मैं रख दूं अपना व्हीकल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा टी, और यहां पर अगर मैं रख दूं टाइम हेडवे, ठीक है। और इस चीज को अगर देखें, ये वैल्यू कुछ ऐसे आ रही है, इस तरह से। जब टाइम हेडवे 0 सेकेंड्स था तो ये वैल्यू क्या आई, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ गई पूरी की पूरी। और जब ये इन्फिनिटी चला जाएगा यहाँ जाके, तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं एंड में जाके 0 हो जाएगी। बट आपको कभी भी वो रेंज 0 से इन्फिनिटी की नहीं देंगे। पहले तो आप इस फॉर्मूला को मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मार्क कर लो। बट आपको इस तरह से याद नहीं रखना है, वो क्वेश्चन के फॉर्म में बताऊंगा ये कैसे पूछा जाएगा आपसे। वो अगर आपसे ऐसे पूछता है, प्रोबेबिलिटी दैट टाइम हेडवे lies between कोई h सेकेंड्स, क्योंकि हम टाइम हेडवे को बेसिकली हम h से डिनोट कर रहे थे, स्मॉल h से, t आ गया वो टाइम हमारा, और इन्फिनिटी के बीच में। अगर हम ये रिलेशन देखें तो हमारे पास इस पर जब इंटीग्रेट करेंगे
सेम यही टर्म यूज़ की जाएगी, सेम फिर से यही इंटीग्रेट करके तो यही मिलेगा ना, लैम्डा बाहर, लेकिन लिमिट क्या होगी, h से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अंदर क्या होगा, e की पावर माइनस लैम्डा टी होल डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा, ये चीज़ आएगी। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे कि एक बार लिमिट पुट करेंगे तो लैम्डा बाहर, जब इन्फिनिटी पुट करेंगे 1/इन्फिनिटी 0 0 माइनस, और एक बार लैम्डा पुट h पुट करेंगे तो वो क्या बनेगा, e की पावर माइनस लैम्डा इंटू h डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये टर्म आ जाएगी। और इसके साथ एक अपना भी माइनस होगा, वो माइनस यहाँ पर भी था, तभी तो ये कैंसिल आउट होगा। तो जब ये सॉल्व किया हमने तो हमारा ये कुछ आंसर इस तरह से बनेगा, e की पावर माइनस लैम्डा h। आप देख सकते हो जब इसको सॉल्व करेंगे ये लैम्डा और ये लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, e की पावर माइनस लैम्डा h। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जा रहा था कि द प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन h से लेके टाइम हेडवे का, क्या प्रोबेबिलिटी की टाइम हेडवे किसी h सेकंड से लेके इनफाइनाइट सेकंड्स के बीच में लाई करेगा, h कुछ भी हो सकता है, 2 सेकंड्स 5 सेकंड्स। तो हमारा जो आंसर आया वो आया e की पावर माइनस लैम्डा इंटू h। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ऐसे, इसको इस तरह से क्यों देखने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करो, जब मैंने 0 से इन्फिनिटी के बीच में बोला तो इन्फिनिटी वाला फैक्टर तो खत्म हो गया, सिर्फ 0 वाले फैक्टर के अकॉर्डिंग आंसर आया। बेसिकली इधर भी आंसर हमारा क्या बन रहा था, e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी ही बन रहा था, और t मैंने क्या पुट किया, 0 पुट किया। जब 0 पुट किया e की पावर 0 हमारा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो आंसर 1 था। सिमिलरली यहाँ पर h और इन्फिनिटी के बीच में पूछा गया, इन्फिनिटी वाला फैक्टर तो 0 आएगा, तो h वाले फैक्टर का आंसर ये बन गया। मतलब जब भी आपको क्वेश्चन आए कि क्या प्रोबेबिलिटी है, कुछ जैसे सपोज मैं आपको बोलता हूँ क्वेश्चन इस तरह से, क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी क्या है कि दैट टाइम हेडवे लाइज बिटवीन 2 सेकंड से लेके इन्फिनिटी सेकंड्स के बीच में, ठीक है। तो आपका इन शॉर्ट सीधे विदाउट सॉल्व, अब सॉल्व करके भी देख सकते हो, आपका आंसर क्या बनेगा, e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी की जगह क्या लिखेंगे, 2 सेकंड्स। तो हमारा आंसर होगा e की पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू जो भी दी होगी साथ में 2 लिख देंगे, 2 इंटू लैम्डा। इन्फिनिटी वाला फैक्टर डायरेक्टली वो 0 है, आपको उसको देखना ही नहीं, आपको सिर्फ क्या किसको देखना है, इस फैक्टर को देखना है। बट एग्जाम में जो क्वेश्चन वो ऐसे इनफाइनाइट के साथ नहीं पूछेगा, एग्जाम में कैसे पूछेगा, इस तरह से पूछ सकता है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी दैट टाइम हेडवे लाइज बिटवीन 2 to 4 सेकेंड्स, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हमारा टाइम हेडवे 2 से 4 सेकंड के बीच में रहे। अब इसमें एक फैक्टर देखो, यहाँ अब इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ कोई वैल्यू आ गई। अभी तक हम जो भी डिस्कस कर रहे थे हम किसके बीच में कर रहे थे, h और इन्फिनिटी, 0 और इन्फिनिटी। बट अब जो वो दोनों कुछ ना कुछ वैल्यूज दे रहा है, तो इसको कैसे देखना है, तो इस तरह से इमेजिन करना है, जैसे मैंने पीछे ग्राफ बनाया था इस तरह से देखना। सपोज अगर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा होता 2 to इन्फिनिटी, तो हमारा आंसर क्या होता, e की पावर माइनस लैम्डा इंटू 2। और अगर ये 4 to इन्फिनिटी पूछा होता तो हमारा आंसर क्या होता, इन्फिनिटी पूछा होता तो e की पावर माइनस 4 इंटू लैम्डा, ये वैल्यू आती। मतलब क्या था, इस तरह से देखिए, अगर जो इसका कर्व बनता है, अब इसका कर्व नोटिस करें, ये टाइम 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, और ये यहाँ पर हमारा इन्फिनिटी आ रहा है, आगे जाके इन्फिनिटी। कोई भी सेकंड, सपोज आपसे 2 और इन्फिनिटी के बीच में पूछता तो आपकी वैल्यू वो होती, सपोज ये 2 सेकंड्स वाला टाइम हेडवे, यहाँ से लेके वो आगे तक का टाइम प्रोबेबिलिटी। अब सेम अगर वो आपसे 2 की जगह 4 का पूछता तो हम क्या करते, 4 सेकंड्स के कॉरस्पॉन्डिंग देखते और उसके आगे की वैल्यू निकालते। तो क्यों ना मैं ऐसे देखूं, अगर आपको 2 और 4 सेकंड्स के बीच में पूछा जा रहा है
तो एक बार 2 टू इन्फिनिटी निकाल दो और एक बार 4 टू इन्फिनिटी निकाल दो। 2 से लेके इन्फिनिटी तक की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी आगे तक, 4 से इन्फिनिटी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है 2 से 4 सेकेंड्स के बीच में रहेगी। मतलब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको आए तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपको प्रोबेबिलिटी के लिए जिसके बीच में लाई करने की वैल्यू बोल रहा होगा उन दोनों का आप डिफरेंस कर लो। मतलब e की पावर माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा इंटू 4, तो आपको वैल्यू मिल गई। क्योंकि हमने क्या किया, हमने इंडिविजुअली देखा कि अगर 2 से इन्फिनिटी तक की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती, टाइम हेडवे लाइज बिटवीन 2 टू इन्फिनिटी, जो शायद मैंने ये लिखा हुआ, तो आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। क्योंकि वो वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होती है और एंड तक चलती रहती है, इन्फिनिटी तक। सिमिलरली अगर वो 4 से इन्फिनिटी का पूछता तो वो 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग लेके वो वैल्यू आगे तक चलती है। और अगर मैं दोनों का डिफरेंस कर लूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 2 और 4 सेकंड के बीच में क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है, लैम्डा क्वेश्चन में प्रोवाइड किया होगा और इसमें क्या चीज़ पे आपको ध्यान एक और रखना पड़ेगा। जैसे सपोज अगर आपको लैम्डा देकर रखा है, सपोज लैम्डा आपके पास है 1800 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी बताओ दैट टाइम हेडवे लाइज बिटवीन 2 to 4 सेकेंड्स। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम लिखेंगे e की पावर माइनस लेमडा इंटू टाइम कितना पहला 2 माइनस e की पावर माइनस लेमडा इंटू 4। अब यहाँ लेमडा ये सेकंड्स में, ये आर में है, तो मुझे बड़ा केयरफुली इस चीज़ को देखना पड़ेगा। e की पावर माइनस लेमडा की वैल्यू है 1800 पर आर, आर को सेकंड्स में करना पड़ेगा क्योंकि जो हमारे पास ये 2 है ये किस में, सेकंड्स में। तो इसको नीचे क्या लिखेंगे, 3600 इंटू 2 आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस लैम्डा की जगह क्या लिखेंगे 1800 डिवाइडेड बाय 3600 इंटू 4। अगर इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी। तो जो भी वैल्यू बनेगी यहाँ से आप वो सॉल्व करके देख लेना आगे। बस मैं आपको बताना था ये कि किस तरह से आपने इसको अप्रोच करना है। आई होप आपको ये समझ आया हो कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आए तो किस तरह से आप इसको अप्रोच करोगे, तो आपको यहाँ से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन होगा आपको, जैसे 2 से 5 सेकंड्स है तो एक बार 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख दोगे रिलेशन, एक बार 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख दोगे। आई होप ये क्लियर है आपको। ये सिर्फ समझाने के लिए एक एग्जाम्पल उठाई थी मैंने। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था दैट इज व्हीकल अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन रेट। तो आपको ये पता होना चाहिए, गेट में ये प्रॉब्लम काफ़ी बार आ चुकी है। इसका फॉर्मूला क्या है, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो मैंने आपको रिलेशन डिराइव करके बता दिया। सिमिलरली एक और चीज़ जो हमारे पास आती है वो भी एक थ्योरेटिकल फॉर्मूला है। नेक्स्ट लिखते हैं नंबर 2, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा, ये भी फॉर्मूला है सिर्फ। इसमें प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट passing of n vehicles in time t। इस टाइप का क्वेश्चन, कितने व्हीकल्स पास करेंगे किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर। ऐसी स्टेटमेंट कभी भी अगर आपको मिले तो इसका फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को लिखते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग ऑफ n व्हीकल्स इन t टाइम इज इक्वल टू लैम्डा t टू द पावर n e की पावर माइनस लैम्डा t होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है। कभी भी वो इस पे आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको बड़ा इजी बेसिक क्वेश्चन बनता है, बस उसका ध्यान रखने। पहले इसको आप मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। लैम्डा इंटू टी टू द पावर n e की पावर माइनस लैम्डा t अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है।
अब चीज कैसे पूछेगा वो, सपोज ऐसे बोलेगा इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 240 किलोमीटर पर आवर, what is the probability that only one vehicle arrives in 30 seconds? अब नंबर ऑफ व्हीकल उसने एक बोला, एक ही व्हीकल अराइव करे इन टाइम 30 सेकेंड्स। तो हमें पता है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने जो फॉर्मूला लिखा वो फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इंटू टी टू द पावर एन ई की पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल। लैम्डा कितना दिया उसने 240 किलोमीटर पर आवर, तो आर को चेंज करेंगे 3600 इंटू टी कितना है हमारे पास, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम उसने दे के रखा हुआ है यहाँ पर कितना, कितने में अराइव करे, मतलब टाइम है उसका वो कितना है 30 सेकेंड्स, 30 कितने व्हीकल, ओनली सिंगल व्हीकल इंटू ई की पावर माइनस सेम 240 अपॉन 3600 इंटू 30 होल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। तो इसको अगर सॉल्व करें तो एक बार देख लेना इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 0.27 है, ये आएगा सॉल्व करके। तो अगर इसको प्रैक्टिकली भी देखें, वो क्या पूछ रहा है आपसे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि सिर्फ एक ही व्हीकल 30 सेकेंड्स में अराइव करेगा। पहले हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे व्हीकल अराइवल में कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका व्हीकल 2 से 5 सेकेंड्स के बीच में आएगा या 2 से 4 सेकेंड के बीच में आएगा। इसमें जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए आपको ध्यान रखना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है सिर्फ एक सिंगल व्हीकल अराइव करेगा इतने में, तो आपको ध्यान रखना है वो कैसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। आई होप आपको ये समझ आया हो वो चीज क्या बोल रहा है। अगर यहीं पे क्वेश्चन होता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो व्हीकल, कोई भी व्हीकल नहीं अराइव करे इन 30 सेकेंड्स, तो हम क्या करते, यहां पर ध्यान से देखना, अगर बोलता नो व्हीकल अराइव्स इन 30 सेकेंड्स, तो हमें क्या करना है, हमें ये लैम्डा इंटू टी, लेकिन एन की जगह क्या लिखेंगे 0, बिकॉज उसने क्या बोला है नो व्हीकल, कोई भी व्हीकल नहीं आना चाहिए, ई की पावर माइनस लैम्डा टी होल डिवाइडेड बाय एन फैक्ट 0 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करते, तो आपको ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और ऐसी चीज अगर बनेगी और आप देखो तो वो अप्रॉक्सीमेटली वो चीज क्या बन रही है, यही चीज बन रही है, बाकी तो सब कट जाएगा। तो आपको समझ होनी चाहिए किस टाइप का वो पेपर में क्वेश्चन, वो लिख के नहीं देगा आपको वहां पर डायरेक्टली कि आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करो, आप वहां पर व्हीकल अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन रेट लगाओ, नहीं, वो आपको खुद समझना पड़ेगा वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। अगर वो आपसे ऐसे पूछता है कि 2 व्हीकल कितने अराइव करेंगे इन मान लो 1 मिनट, तो आपको यहाँ पर वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी, ये अप्रोच लगानी पड़ेगी। आई होप ये क्लियर है। तो ये 2 थ्योरेटिकल टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट थी गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि व्हीकल अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन रेट क्या है एंड हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। आई होप ये क्लियर है आपको। तो मूव करते हैं अपना तीसरा टॉपिक, एंड इस टॉपिक को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा और इसमें कुछ चीजें ऐड होंगी। ट्रैफिक कैपेसिटी, ट्रैफिक कैपेसिटी, ओके। ट्रैफिक कैपेसिटी के बारे में अगर हम बात करें, इसमें और ट्रैफिक वॉल्यूम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट एक जैसी ही चीज है, बट आपको पता होना चाहिए कब उस टर्म को ट्रैफिक वॉल्यूम बोला जाएगा और कब उस टर्म को ट्रैफिक कैपेसिटी बोला जाएगा। तो पहले एक डेफिनेशन लिख लेते हैं ट्रैफिक कैपेसिटी के बारे में। इट इज दैट ट्रैफिक वॉल्यूम, is that traffic volume which can be accommodated at road. Number 1. Number 2, represented as vehicle per hour, जो हम वॉल्यूम को भी करते हैं, पर लेन, व्हीकल पर आवर पर लेन। नंबर 3, अब जो मेन चीज है लिखने वाली, ट्रैफिक वॉल्यूम इज
एक्चुअल रेट ऑफ फ्लो, मतलब ट्रैफिक वॉल्यूम हमें क्या बताता है कि एक्चुअली अभी वहां पर रोड पे कितना फ्लो है, कितने व्हीकल्स चल रहे हैं. एंड इट रिस्पॉन्ड्स टू वेरिएशन इन ट्रैफिक डिमांड. Whereas if traffic capacity is maximum, traffic volume is possible with given level of service. इस लाइन को अंडरलाइन करना है. प्रोवाइडेड गिवन लेवल ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड ऑन रोड. भी एक्सप्लेन करते हैं इस चीज के बारे में, क्या चीज है. पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में. बेसिकली ट्रैफिक कैपेसिटी और ट्रैफिक वॉल्यूम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. ट्रैफिक कैपेसिटी वो वॉल्यूम होती है जो हम वॉल्यूम को, मैक्सिमम वॉल्यूम को रोड पे एकोमोडेट कर सकते हैं. हम नॉर्मली जब हमने डिस्कस किया था हमने लेक्चर नंबर 2 में, ट्रैफिक वॉल्यूम क्या था. ट्रैफिक वॉल्यूम बोलते थे कितना ट्रैफिक फ्लो आ रहा है पर आवर, रोड पे कितना ट्रैफिक आ रहा है पर आवर. बट अगर हम उसको इस तरह से बोलें कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम को एकोमोडेट कर सकते हैं रोड पे, तो वो चीज़ ट्रैफिक वॉल्यूम ने उसको ट्रैफिक कैपेसिटी बोला जाएगा. तो आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए. फॉर्मूला सॉल्व करने का तरीका दोनों का सेम है, बट आपको मेन चीज़ क्या पता होनी चाहिए, कैपेसिटी और वॉल्यूम में फ़र्क क्या. एक चीज़ इसको रिप्रेजेंट ट्रैफिक व्हीकल्स पर आवर पर लेन किया जाता है, उसको नॉर्मली व्हीकल पर आवर बोलते हैं, बट वो रही सेकेंडरी थिंग. पहले मेन चीज़ पे पता होना चाहिए ट्रैफिक कैपेसिटी क्या है. वो वॉल्यूम ट्रैफिक का जो हम एकोमोडेट कर सकते हैं रोड पर. अब रोड पे ज़बरदस्ती एकोमोडेट मतलब फुल कर दे, रोड को भर दें पूरी गाड़ियों से, वो भी एक ट्रैफिक कैपेसिटी है. मिनिमम रखें, एक आइडल कंडीशन रखें, वो अलग अलग चीज़ें हैं, कंडीशन आएंगे, वो आ जाएगा टाइप ऑफ कैपेसिटीज. तो पहले समझना, नॉर्मली जो फ्लो चल रहा है उसको हम ट्रैफिक वॉल्यूम बोलेंगे, बट अगर हम चाहते हैं कि वो मैक्सिमम हो जाए तो वो ट्रैफिक कैपेसिटी हो जाएगा. क्लियर. और वो डिपेंड करता है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, लेवल, गिवन लेवल ऑफ सर्विस के ऊपर. बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं, ये लेवल ऑफ सर्विसेज है. ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा होगा एक चीज, यहां पर आपको ट्रैफिक वॉल्यूम्स दिख रही होंगी. अब पीसीयू टर्म, जस्ट नेक्स्ट टर्म हमारे पीसीयू ही है, पीसीयू पर आर, या इसको आप फॉर द टाइम मान लो व्हीकल पर आर, एक ही चीज होती है. यहां पर हमारा स्पीड्स आ गए. तो अब यहां देख सकते हो लेवल ऑफ सर्विसेज के नाम कैसे लिखे हुए हैं. लेवल ऑफ सर्विसेज में यहां पर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है. अब यहां देखो, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रैफिक वॉल्यूम, यहां इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रैफिक वॉल्यूम. तो लेवल ऑफ सर्विस जो ए है उस पर ट्रैफिक वॉल्यूम कम है एज कम्पेयर टू लेवल ऑफ सर्विस एफ पे, लेकिन उस पर स्पीड ज़्यादा है. मतलब जब ट्रैफिक वॉल्यूम कम होगा उस टाइम पे हम एक अच्छी स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं. बट इसका अपने टॉपिक से कैसे लिंक्ड है, मतलब वो आपको पता होना चाहिए. लेवल ऑफ सर्विस को कैसे वो लिंक करेगा, तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे अभी हम यहाँ पर, नोट करके लिखेंगे आप. लेवल ऑफ सर्विस A is best service because driver is having no restrictions.
at all. Whereas level of service F is worst, ये दोनों क्वेश्चंस बनते हैं service because driver's movement is restricted and traffic is maximum, which leads to jam condition. इसलिए लेवल ऑफ सर्विस ए को सबसे बेस्ट बोला जाता है बिकॉज इस पर स्पीड ज़्यादा रहेगी और ट्रैफिक कम रहेगी, ऐसा मतलब प्रेफरेबल है। आपसे कोई पूछा जाए कि बेस्ट लेवल ऑफ सर्विस कौन सा होगा, हम बोलेंगे आंसर विल बी ए। और ऑर्डर पता होना चाहिए, एफ वाला सबसे वर्स्ट होगा क्योंकि उसमें क्या है, स्पीड कम हो रही है गाड़ियों की और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो हमारा हमेशा ये कंसेप्ट होना चाहिए कि हमारे को लेवल ऑफ सर्विस ए प्रोवाइड करना है क्योंकि उसमें क्या है, ट्रैफिक वॉल्यूम कम रहता है और अच्छी स्पीड पे आप ट्रेवल कर सकते हो। आई होप ये आपको समझ आया हो। तो ये आ गया लेवल ऑफ सर्विस के बारे में, जो सीधे सीधे लिंक करता है आपकी ट्रैफिक कैपेसिटी के साथ। तो आपको इस चीज़ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ट्रैफिक कैपेसिटी क्या है और ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है। जितना ट्रैफिक वॉल्यूम हम सारा का सारा एकोमोडेट कर सकते हैं रोड पे, वो ट्रैफिक कैपेसिटी होगा। ट्रैफिक वॉल्यूम इज द एक्चुअल रेट ऑफ फ्लो, यहाँ पे लिखा है इट इज एक्चुअली जो फ्लो चल रहा है वो ट्रैफिक वॉल्यूम है। बट अगर हम सब चाहेंगे सारा का सारा एकोमोडेट हो जाए एक साथ, वो कैपेसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका यूनिट पता होना चाहिए, हमेशा पर लेन के हिसाब से इसका आंसर निकलेगा। क्लियर? मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मूला वगैरह सब सेम रहेगा, उस पर आपको सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। बट क्वेश्चन में खुद देगा कि आपको कैपेसिटी बोल रहा है तो समझ जाना वो वॉल्यूम ही निकालना है, बट लिखने का तरीका कैसे है वो देखना। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रैफिक कैपेसिटीज। टाइप्स ऑफ ट्रैफिक कैपेसिटी। नंबर 1, बेसिक कैपेसिटी, या इसको एक और नाम बोलते हैं थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी। बेसिक कैपेसिटी भी बोलते हैं या थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी भी बोलते हैं। तो लिखते हैं इसके बारे में एक लाइन, it is that traffic volume which is achieved in most ideal conditions। मोस्ट आइडल कंडीशंस, आपने इस आइडल कंडीशंस को अंडरलाइन कर देना क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि आइडल कंडीशन अगर है, अगर आपकी कंडीशन आइडल हैं तो किस टाइप की कैपेसिटी आप वहां पर अचीव कर सकते हो। तो आंसर विल बी बेसिक कैपेसिटी या थ्योरेटिकल कैपेसिटी। बेसिकली इट इज दैट ट्रैफिक वॉल्यूम विच इज अचीव्ड इन द मोस्ट आइडल कंडीशन। मोस्ट आइडल कंडीशन का मतलब क्या है वो हम लिखते हैं, तो ये समझ आनी चाहिए। ये मोस्ट आइडल का मतलब क्या है, इसको अलग से नोट बना के लिख देना। मोस्ट आइडल कंडीशन, all vehicles are moving with same speed and maintaining same space gap।
सभी के सभी व्हीकल एक जैसी स्पीड पे मूव करें और सबके बीच में जो गैप है, स्पेस गैप, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो सेम हो। तो आप खुद सोचो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आइडल कंडीशन तभी बोला जा रहा है कि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सबके बीच में सेम स्पेस हो। इसलिए जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है, बेसिक कैपेसिटी या थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी के बारे में बात की जाए तो हम किसके बारे में बात करेंगे कि वो एक आइडल कंडीशन के ऊपर काम करते हैं। तो नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्या होगा, जैसे एक आइडल हो गया, एक अब बात करेंगे प्रैक्टिकल के बारे में। तो दूसरा कैपेसिटी आती है हमारी, पहले लिखते हैं एक और पॉसिबल कैपेसिटी। पॉसिबल कैपेसिटी, पॉसिबल कैपेसिटी, पॉसिबल कैपेसिटी बेसिकली सिंपल इतना याद रखना, ऐसे बेसिकली ये वो कैपेसिटी हो गई जो आइडल, मतलब जो रियल नहीं है, और वर्स्ट कंडीशन के बीच में कोई भी पॉसिबल हो सकता है। मतलब कुछ ना हो और एक बेसिक आइडल के बीच की जो भी एक कंडीशन होगी, दैट जो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, एक आइडल से लेके एक वर्स्ट तक, उनके बीच में जो कुछ भी जो पॉसिबल होगा, दैट विल बी ए पॉसिबल कैपेसिटी नाम दिया जाएगा। मतलब कुछ भी उसमें हम पॉसिबल के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, जैसे हमने बेसिक के अंदर क्या बोला, कंडीशन आइडल, तो पॉसिबल के अंदर क्या बोला, जो कुछ भी इस रेंज के अंदर आ जाए, बेसिक कैपेसिटी और जीरो के अंदर, वर्स्ट कंडीशन और आइडल कंडीशन के बीच की कोई भी कैपेसिटी अगर फॉर्म हो सकती है तो वो पॉसिबल कैपेसिटी हो। नंबर 3, जिसे हम बोलेंगे प्रैक्टिकली, जो हम चाहते हैं, प्रैक्टिकल, और एक और नाम इसका डिजाइन। प्रैक्टिकल या बोलते हैं इसको डिजाइन कैपेसिटी, ठीक है। इट इज दैट ट्रैफिक वॉल्यूम which is provided on road without traffic being so high so as not to cause any restriction. To the movement of driver under prevailing roadway and traffic capacity. अब एक बार समझ लेते हैं इसे। पहले हमने बात की बेसिक कैपेसिटी के बारे में, जिसको हमने क्या बोला, जो आइडल कंडीशन है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। फिर हमने बात किया पॉसिबल कैपेसिटी, जो कुछ भी हो सकती है एक आइडल और वर्स्ट के बीच में। और हम प्रैक्टिकल डिजाइन कैपेसिटी इसको बोलेंगे, जो हम चाहते हैं कि ऐसा फ्लो चले कि मेरे ट्रैफिक वॉल्यूम जो है वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन के आराम से फ्लो चल सके, ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना आए, वैसा हम चाहेंगे। इट इज दैट ट्रैफिक वॉल्यूम विच इज प्रोवाइडेड ऑन द रोड विदाउट ट्रैफिक बीइंग सो हाई so as not to cause any restriction to the movement of driver under prevailing roadway and traffic capacity. इसलिए इसे हम डिज़ाइन कैपेसिटी भी बोलते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ट्रैफिक वॉल्यूम इस हिसाब से चले कि कभी भी कोई प्रॉब्लम ना ज़्यादा रहे, ना ज़्यादा ट्रैफिक हो। इसलिए हमने जब आपको ये डायग्राम दिखाई तो आप देख सकते हो इसके लेवल ऑफ सर्विस ए के कॉरिस्पॉन्डिंग काफ़ी कम ट्रैफिक है, जैसे 400, 500 जो भी यहाँ लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो ये चीज़ सबसे कम यहाँ पर है और सबसे अच्छा लेवल ऑफ सर्विस है। तो हम चाहेंगे प्रैक्टिकली हम ये चीज़ प्रोवाइड करें। तो 3 तरह की कैपेसिटीज़ हमने डिस्कस की। पहले हमने क्या बोला, हमने डिस्कस किया बेसिक,
हमने बोला पॉसिबल, एंड हम तीसरी बात की प्रैक्टिकल, या इसको एक और नाम बोलते हैं क्या, डिजाइन कैपेसिटी। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आपको अगर ट्रैफिक कैपेसिटी कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आएगा, जो आज हम डिस्कस करेंगे, तो वो दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, बेस्ड ऑन स्पेस हेडवे, स्पेस हेडवे के बारे में बात करेंगे, जिसको हम ट्रैफिक के अंदर स्मॉल एस से डिनोट कर रहे हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था दैट Q इज इक्वल्स टू KV, आई होप ये याद होगा आपको, Q इज इक्वल टू KV। और K के लिए हमने एक चीज पढ़ी थी, 1000 डिवाइडेड बाय S इंटू V। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको S नहीं दिया हुआ है, अगर ये S नहीं दिया तो हम S वैसे ही निकालेंगे जैसे हम अपने ज्योमेट्रिक डिजाइन्स में निकालते थे। S हमने ज्योमेट्रिक डिजाइन्स में भी निकाला हुआ है, आपको याद आना चाहिए इस तरह से, 0.2 V प्लस L, L होता है लेंथ ऑफ द व्हील बेस। ये क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब V हम किस में पुट करेंगे, किलोमीटर पर आवर। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो एक बार स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखना ज्योमेट्रिक डिजाइन में, जिसमें हमने S फाइंड आउट किया होता था, 0.2 V प्लस L। आप देख लेना ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, उसमें आपको एक चीज दिख जाएगी। ये चीज आगे हमारे, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस हेडवे निकाल रहे हैं। सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हमें बेस्ड ऑन टाइम हेडवे निकालने, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, जिसको स्मॉल h से डिनोट करते हैं, तो उस केस में हम कैपेसिटी को हम C से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ C भी लिख सकते हो आप, 3600 डिवाइडेड बाय हम h करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया हुआ, 3600 डिवाइडेड बाय h। h क्या आ जाएगा हमारा, जो हमारा इस केस में जब हमें कैपेसिटी निकालनी, मिनिमम टाइम हेडवे, मिनिमम टाइम हेडवे। तभी तो जाके हमारे को, अगर ये डिनोमिनेटर वाली टर्म मिनिमम होगी, तभी तो ओवरऑल टर्म हमें मैक्सिमम मिलेगी। आई होप ये क्लियर है। ये दोनों कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। इन कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन है, estimate the theoretical capacity of the highway with one way traffic flow, कितना दिया हुआ, 55 किलोमीटर पर आवर स्पीड। कंसिडर द एवरेज लेंथ ऑफ द व्हीकल इज 6.2 मीटर्स। आपको थ्योरेटिकल कैपेसिटी निकाल के देनी है, ठीक है। तो हमने हमारे पास है क्या डाटा, वो देख लेते हैं। हमारे पास डाटा है दैट V इज इक्वल्स टू 55 किलोमीटर पर आवर। ओके, आपको लेंथ दे के रखी हुई है 6.2 मीटर। कैलकुलेट करके देना है हमें उनको थ्योरेटिकल कैपेसिटी। अभी डिस्कस किया हमने, जो कैपेसिटी है वो कितनी होगी, अगर हमारे पास स्पेस हेडवे के टर्म्स में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, K इंटू V करके। K को कैसे लिखेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय S इंटू V वेलोसिटी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 1000 डिवाइडेड बाय S करना है पर, लेकिन S निकालना पड़ेगा, और S किसके बराबर होगा, S 0.2 V प्लस लेंथ ऑफ द व्हीकल। तो एक बार चेक कर लेते हैं ये वैल्यू कितनी आती है। 0.2 V मेरे पास कितना दिया हुआ है, 55, क्योंकि मैंने अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो मुझे इसको किलोमीटर में ही पुट करना पड़ेगा। तो 0.2 इंटू 55 प्लस 6.2, ये वैल्यू कहीं ना कहीं 17.2 के करीब करीब आती है, 17.2 मीटर्स, ठीक है। तो S मुझे मिल गया, तो 1000 अपॉन S 17.2 इंटू वैल्यू क्या है, व्हीकल कितना, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 55। तो इसको सॉल्व करें अगर, तो हमारा कुछ आंसर आता है
17.2 into 55, 3197 व्हीकल्स पर आवर। ये मैंने जो आंसर निकाला, ये कैसे निकाला? ऑन द बेसिस ऑफ, ये मैंने यूज़ किया कौन सा कंसेप्ट? ऑन बेसिस ऑफ स्पेस मीन स्पीड, सॉरी स्पेस हेडवे, क्योंकि स्पेस हेडवे मैंने यूज़ किया। और वो निकाला कैसे मैंने? मेरे पास व्हीकल की लेंथ थी तो मैंने वो कंसेप्ट लगाया कैपेसिटी का, के इंटू वी करके। वो के इंटू वी मुझे बेसिकली क्या दे रहा है? वॉल्यूम दे रहा है, और वॉल्यूम को ही हम कैपेसिटी बोलेंगे। सेकेंड पार्ट देखिए, ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम थ्योरेटिकल कैपेसिटी इफ टाइम हेडवे इज 3 सेकेंड्स। टाइम हेडवे के टर्म्स में भी निकाल लें। तो पार्ट नंबर 2 में वो क्या बोल रहे हैं कि थ्योरेटिकल कैपेसिटी, अगर आपको टाइम हेडवे दिया हो तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? अभी डिस्कस किया 3600 डिवाइड बाय एच, तो 3600 डिवाइडेड बाय 3 सेकेंड्स, तो आंसर कितना आ गया? ये 1200 व्हीकल्स पर आवर। तो मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों कंसेप्ट बता दिए। आप इसी क्वेश्चन को एवरेज, अगर आपको स्पेस हेडवे के टर्म्स में निकालना है तब आपका ये आंसर आएगा, और अगर आपको टाइम हेडवे के रिस्पेक्ट में निकालना है तो आपका ये आंसर आएगा। आई होप ये क्लियर होगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पैसेंजर का यूनिट। पैसेंजर का यूनिट, इसको हम पीसीयू भी बोलते हैं। पैसेंजर का यूनिट को हम पीसीयू भी बोला जाता है। ये किस लिए यूज करते हैं हम? क्योंकि आपको पता है कि रोड पर एक जैसा व्हीकल तो चलेंगे नहीं, कोई 2 व्हीलर होगा, कोई 4 व्हीलर होगा, 4 व्हीलर में अलग अलग वैरायटीज होंगी, कोई नॉर्मल कार होगी, कोई अच्छी कार होगी, इस तरह से चल रहा होगा। अब आपको ध्यान रखना है कि अब ये पीसीयू जो टर्म है ये कहाँ काम आती है। आपको अगर सभी के सभी व्हीकल्स को किसी एक स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है, किसी एक सिंपल व्हीकल में कन्वर्ट करना है, तो आप पीसीयू को यूज कर सकते हो। तो पहले एक डेफिनेशन लिखते हैं इसका। पीसीयू बेसिकली क्या है? इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट vehicles of different class in mixed traffic condition to a standard vehicle. It used to convert vehicles of different classes in a mixed traffic condition to a standard vehicle. तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। PCU is equal to capacity of roadway when there are passenger car only. To the capacity of the roadway when there are vehicles of सेम क्लास। तो ध्यान रखना, पीसीयू टर्म अगर आपको आ जाए तो मतलब इसका काम क्या है? अलग अलग व्हीकल्स को मिक्स ट्रैफिक के अंदर एक स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ जैसे सपोज इनकी पीसीयू की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए 0.5, कार, जीप, ऑटो रिक्शा 1,
साइकिल 1.5, बस, ट्रक्स, ट्रैक्टर 3। कि कुछ नाम आप ध्यान रखना, क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके। हॉर्स ड्रॉन व्हीकल्स, तो ये था हमारा पीसीयू। पीसीयू काम आएगा मिक्स ट्रैफिक में से किसी एक स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में इस पर क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हमारे कुछ बेसिक टर्म्स हमने कंप्लीट किए। अब मूव करते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, जो ट्रैफिक का एक और पार्ट होता है जिसमें सिग्नल्स पढ़ते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस पढ़ते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। ये कंसेप्ट्स, ये आइडिया सबको होता है, बट इसमें कुछ ऐसे टर्म्स होती हैं जिसके बारे में आइडिया किसी को भी नहीं होगा कि ये चीज़ें इस तरह से भी यूज़ करनी होती हैं। सिग्नल सबने देखे होते हैं, सबको पता है उसके अंदर एक रेड होगा, एक ग्रीन होगा, एक येलो होगा, बट उन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, उनका रोल कैसे कैसे है, वो हमें चीज़ें सीखनी है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सबको पता है, पहले एक बेसिक, इसमें जो बेसिक चीज़ है वो बात करेंगे कि सबने देखा होगा एक रेड सिग्नल आएगा, एक ग्रीन आएगा और एक येलो आएगा। येलो को हम मोस्टली यहाँ पर एक एम्बर टर्म से डिनोट करेंगे, एम्बर बोला जाएगा उसे। रेड का अपना काम है, ग्रीन का अपना काम है, एम्बर का अपना काम है। तीनों टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सपोज इस तरह का एक मैं आपको एक इंटरसेक्शन दिखाऊं, इसको अगर हम बोलते चौराहा जैसे बोलते हैं। ठीक है, सपोज ये रोड ए है, ये रोड बी है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए इस तरह से, अगर रोड बी पे हमारा रेड सिग्नल है, ठीक है, तो रोड ए वाला ट्रैफिक या तो यहां जाएगा या तो ऐसे आएगा। ठीक है, जो मैं लेके चल रहा हूं, मान रहा हूं। ठीक है, तो हम अगर सिंपल सी एग्जांपल ये देखें कि जिस टाइम पे रेड सिग्नल होगा बी का, मतलब जितनी देर तक रेड ऑफ बी होगा उतनी देर तक ग्रीन ऑफ ए तो होगा ही होगा, प्लस एक और टर्म आपको पता होना चाहिए, एम्बर ऑफ ए भी होगा। एम्बर का मतलब क्या होता है वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। एम्बर बेसिकली किस काम आता है वो डिस्कस करेंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, जिस टाइम पे रेड ऑफ ए होगा, जितनी देर तक रेड ऑफ ए होगा उतनी देर तक हम क्या बोल सकते हैं, ग्रीन ऑफ बी भी होगा प्लस एम्बर ऑफ बी, दोनों को मिला के उतना रेड ऑफ ए होगा। तो ये टर्म्स हम डिस्कस करेंगे कि ये एम्बर टर्म क्या होती है, रेड सिग्नल, इन तीनों को एक साथ, इनका ड्यूरेशंस को जब ऐड करें, कितनी देर तक रेड था, कितनी देर तक ग्रीन था और कितना येलो था, इनको मिला के साइकिल लेंथ बोला जाता है, वो डिस्कस करेंगे। तो इन टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक लाइन के साथ। When signal turns green to amber, जब ग्रीन से येलो की तरफ सिग्नल जा रहा है, मतलब उसको रेड आने में कुछ उसने आपको बता दिया कि रेड आने वाला है, तो यहां पर ड्राइवर के पास दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो क्रॉस कर जाए या तो वो रुक जाए। तो पहले उसके बारे में लिखते हैं। When signal turns green to amber, driver have two options. Option number one, either to clear signal
या तो सिग्नल क्लियर करो या तो रुक जाओ। तो मतलब जब मेरा सिग्नल ग्रीन से येलो की तरफ जा रहा है तो ये आपके पास दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना है आपने, या तो आप उस सिग्नल को क्रॉस कर लो या तो वहां रुक जाओ। तो आपको जो सुटेबल लगेगा, कभी कभार क्रॉस भी कर लेते हैं, कभी कभार रुक भी जाते हैं, तो वो आपको एज पर सिचुएशन देखना पड़ेगा। तो मतलब एम्बर अगर आपसे पूछा जाए एम्बर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, वहां पर आप उसी क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं कि एम्बर्स हमेशा, अब ऐसा है कि आप बोलोगे ऐसे रेड के बाद भी येलो आता है, हम अभी जो जनरल बात करेंगे हमारे सिग्नल्स इस तरह से वर्क करेंगे, रेड ग्रीन एंड येलो, ठीक है। तो ईदर टू क्लियर अ सिग्नल और टू स्टॉप। आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो मेन चीज है, इससे इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। टर्म आती है साइकिल लेंथ। साइकिल लेंथ, सी से इसे हम डिनोट करेंगे, साइकिल लेंथ। साइकिल लेंथ किसे बोला जाएगा, ध्यान से आप जब भी ऐसे चीजें आती हैं तो आप अपने आप को इमेजिन करो किसी इंटरसेक्शन पे खड़े हो, लाइट्स आपके सामने, आप ड्राइव कर रहे हो, तो इमेजिन करो अगर आपके सामने रेड सिग्नल है, रेड के बाद ग्रीन आया, ग्रीन के बाद कुछ सेकंड्स के लिए एम्बर आएगा, येलो आएगा, देन अगेन रेड आएगा, तो इसे बोलते हैं एक साइकिल लेंथ। साइकिल मतलब जब एक कंप्लीट हो रहा है रेड टू रेड की तरफ, वो एक साइकिल। अब जरूरी नहीं है रेड टू रेड बोलें, ग्रीन टू ग्रीन को भी हम साइकिल लेंथ बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पता होना साइकिल लेंथ क्या है, तो लिखते हैं इसके बारे में। इट इज वन कंप्लीट full cycle of indication, signal indication, basically signal indication. It indicates time gap between starting of green to the next time, to the next, यहाँ पे ग्रीन ऐड करते हैं, नेक्स्ट ग्रीन टाइम। अब मैं यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ रेड टू द नेक्स्ट रेड टाइम भी बोल सकता था, क्लियर। तो बेसिकली जो हम साइकिल लेंथ की बात कर रहे हैं, साइकिल लेंथ क्या हुआ, साइकिल लेंथ हुआ किसी का एक फेस का या का ग्रीन, उसका एम्बर प्लस उसका रेड, क्योंकि जब ग्रीन के बाद टाइम है बेसिकली, तो टी लिख लेते हैं अब, ग्रीन टाइम, एम्बर टाइम और रेड टाइम, रेड के बाद फिर से क्या आएगा ग्रीन, तो ये एक साइकिल लेंथ होती है। कितने सेकंड्स के लिए या कितने, अब कुछ भी सेकंड्स हो सकते हैं, सेकंड्स में बात करेंगे, चाहे वो मिनट बन रहा हो 120 सेकंड्स तो मिनट ही होगा, तो आपको पता होना चाहिए कितने सेकंड्स के लिए आपका सिग्नल वहां पर एक लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लियर। तो इट इज वन कंप्लीट फुल साइकिल ऑफ इंडिकेशन। किसका इंडिकेशन, सिग्नल इंडिकेशन, जो आपको बताएगा कि ग्रीन स्टार्ट हुआ है और अब अगला ग्रीन कितनी देर के बाद आएगा। आई होप आपको समझ आया। तो ये हमारे पास साइकिल लेंथ है। नेक्स्ट इंटरवल। इंटरवल, अब इंटरवल भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आगे जाके हम यूज करेंगे, इसलिए पहले ही पता होना चाहिए कि इंटरवल किस चीज के साथ हम इसको डिनोट कर रहे हैं। इट इंडिकेट्स चेंज फ्रॉम वन स्टेज to another. It indicates change from one stage to another. मतलब क्या हुआ, इतनी डेफिनेशन समझ नहीं आएगा। इंटरवल क्या है, चेंज आना। अब चेंज कैसे आता है, यहां देखो, एक इंटरवल का नाम लिख रहा हूं मैं, चेंज इंटरवल। चेंज इंटरवल को बोलते हैं ऑल्सो नोन एज एम्बर टाइम, एम्बर टाइम और येलो टाइम।
क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट टाइम गैप बिटवीन ग्रीन एंड रेड। तो इंटरवल क्या है? गैप है बेसिकली, एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल की तरफ। मतलब रेड और ग्रीन के बीच में कितना गैप है, रेड से ग्रीन के बीच में या ग्रीन से रेड के बीच में। हम अभी जो बात करें ग्रीन टू रेड की बात करेंगे, ग्रीन से रेड के बीच में कितना गैप है। तो जो एम्बर टाइम होता है, मतलब येलो टाइम जो होता है, उसको हम एक और नाम बोल सकते हैं क्या? चेंज इंटरवल। बेसिक सी डेफिनेशन है चेंज इंटरवल, ऑल्सो नोन एज एम्बर टाइम, या एक और नाम क्या है? येलो टाइम। दूसरा इंटरवल है हमारे पास क्लियरेंस इंटरवल। क्लियरेंस इंटरवल, इट इज ऑल्सो नोन एज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑल रेड। इसको ऑल रेड भी बोलते हैं, मतलब क्या भी टाइम पे समझ आएगा। इट इज नोन एज ऑल रेड एंड इट इंडिकेट्स and it includes after each yellow interval indicating period during which all signals phase shows red। आप समझते हैं इस चीज के बारे में? अगर मैंने आपको जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स, अगर आपको कभी भी डाउट आए तो हमेशा इमेजिन करो आप किसी इंटरसेक्शन पे हो, कोई भी एक जगह मान के चलो और इस तरह से देखो। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, इसको नाम देता हूं मैं रोड बी, इसको नाम देता हूं रोड ए। ठीक है, और इस तरह देखो, इस चीज को हम बॉक्स शेप में बनाएंगे। रोड ए का सपोज मान के चलते हैं, ये इसका आया ग्रीन टाइम, उसके बाद ये आया उसका एम्बर टाइम ऑफ रोड ए, और ये पूरा का पूरा बाकी का उसका रेड टाइम था। अब आपको इतना पता होना चाहिए, जितनी देर तक ग्रीन, इसका ग्रीन होगा और इसका एम्बर होगा, उतनी देर तक रोड बी का क्या होगा? रेड होगा। और जैसे ये एम्बर खत्म होगा तो उसके बाद क्या आ जाएगा? ग्रीन ऑफ बी, फिर आ जाएगा एम्बर ऑफ बी। और जैसे ही, और जितनी देर तक इस रोड बी का, यहां लिख देता हूं, रोड बी का जिस टाइम पे ग्रीन ऑफ बी चल रहा होगा और प्लस एम्बर ऑफ बी चल रहा होगा, उतनी देर तक रोड ए क्या होगा? रेड होगा। तो मैंने ये इसका ड्यूरेशन, ये टाइम्स बनाया। सपोज मान के चलो ये था 20 सेकेंड्स, ये था 4 सेकेंड्स, तो मतलब 24 सेकेंड्स तक हमारे पास ग्रीन, जिसमें हम गाड़ी ट्रेवल कर सकती थी,
रोड ए पे, और 24 सेकेंड्स तक रोड बी का रेड था। फिर मान के चलो यहाँ पर 15 सेकेंड्स तक रोड ए जो मेरा था वो क्या था, रेड था, और इसके अंदर अगर सपोज मैं 11 सेकेंड्स तक इसका ग्रीन रखूं एंड 4 सेकेंड्स तक इसका एम्बर दूं, तो ये बराबर आ गई ये चीज़। तो और तीनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे वो क्या मिल जाएगा, वो साइकिल लेंथ मिल जाएगा 20 + 4 + 15। बट इस तरह से समझना है आपको। एक तो ये डायग्राम होगी कि इस डायग्राम से मेरे को क्लियरेंस इंटरवल नहीं मिल रहा है, इस डायग्राम से मुझे चेंज इंटरवल मिल रहा है कि ग्रीन और रेड के बीच में जो चेंज आ रही है उसको हम कितने सेकंड्स का चेंज आ रहा है, 4 सेकंड्स का चेंज आ रहा है। इस डायग्राम से मैंने आपको चेंज इंटरवल बताया। आई होप ये समझ आ रहा होगा किस तरह से मैंने इसको डायग्राम्स के रिलेट किया, समझ लेना इसको आराम से। एक तो ये चीज़ होगी। सेकंड चीज़ देखो, क्लियरेंस के बारे में बात करते हैं अब, फिर से डायग्राम बनाएंगे इस चीज़ की। सपोज ये आगे ग्रीन ऑफ ए, एम्बर ऑफ ए, और ये आ गया रेड ऑफ ए, और रेड ऑफ बी कहीं यहां खत्म होता है, और इसके अंदर ये आ गया ग्रीन ऑफ बी, फिर आ गया एम्बर ऑफ बी। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। ग्रीन ऑफ ए, एम्बर ऑफ ए यहां पर खत्म हुआ। मान लो जैसे पहले एग्जांपल ली थी, ये आ गया 20 सेकंड्स और 4 सेकंड का मेरा एम्बर आया, तो यहां पर मेरा क्या खत्म हो गया, ग्रीन ऑफ, मतलब जिसमें गाड़ी चल सकती थी ए रोड पे, उसके बाद इस सिग्नल पे रेड स्टार्ट हो गया। लेकिन जिस टाइम पर एम्बर ए का खत्म हुआ होगा एग्जैक्टली उसी टाइम पर रेड ऑफ बी खत्म नहीं हुआ। इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो वो यहाँ पर 24 पे है ही है, बट 2 सेकंड वो और रुका। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो मतलब 2 सेकंड तक एक ऐसा फेज आया होगा बीच में, एक ऐसा टाइम आया बीच में, ना तो इस रोड पे ट्रैफिक चल रहा होगा क्योंकि इसका तो ऑलरेडी रेड हो गया है, और ना इसने अपना ग्रीन शो किया होगा। ऐसा बड़ी बार होता है कि एक जगह सिग्नल रेड हो गया होता है और आपको समझ आ गई होती है कि दूसरी तरफ सिग्नल रेड हो गया, हम मूव करते हैं, बट प्रैक्टिकली वो क्या करते हैं, थोड़ा सा सेकंड्स बढ़ा के रखते हैं, तब जाके इसका ग्रीन शो करेंगे। इसे बोलते हैं क्लियरेंस इंटरवल, या एक और नाम बोलते हैं इसको ऑल रेड, क्योंकि इस टाइम पे क्या है, दोनों फेज में, ए रोड पे भी और बी पे भी, ए बी में कौन सी बात कर रहा हूं, ये डायग्राम से, ये जो पहले बात की, दोनों फेजेस में इस टाइम पर गाड़ी मूव नहीं कर रही है। कुछ सेकंड्स, 2 सेकंड तो मैं बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, ये 5-6 सेकंड्स कुछ भी हो सकते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए दोनों तरफ रेड है। ऐसा क्यों किया जाता है? इस टाइम पे सबसे बड़ा एडवांटेज होता है जो आप नोट करके लिखोगे, ड्यूरिंग दिस जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं, जिनको वॉक करना होता है, रोड क्रॉस करना होता है, उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो रोड क्रॉस कर ले। ड्यूरिंग दिस टाइम pedestrians can cross intersection। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे समझ आना चाहिए। पहले वाली एग्जांपल में मैंने आपको क्या दिखाया, पहले वाली एग्जांपल में हमने बात की कि जहां पर इसका एम्बर खत्म हो रहा है वहां इसका रेड स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने यहां पर सिर्फ आपको चेंज इंटरवल के बारे में बताया कि चेंज इंटरवल क्या होता है। बट कुछ सिग्नल्स ऐसे भी होते हैं जहां पर हमें पता है कि यहाँ पर पब्लिक ट्रैफिक ज्यादा होगा, उनको रोड क्रॉसिंग चाहिए, तो जहां पर इसका एम्बर खत्म होगा एग्जैक्टली वहां से इसका रेड स्टार्ट हो गया। बट जरूरी नहीं है कि इसके एम्बर वाली जगह से ही इसका रेड भी फिनिश होगा बी रोड का, थोड़ा सेकंड्स आगे से हम करेंगे, और एक ऐसा बीच में सिग्नल का टाइम ड्यूरेशन आएगा जब दोनों सिग्नल्स पे रेड होगा, जिसे हम क्लियरेंस इंटरवल बोलेंगे। तो आपको समझ आनी चाहिए चीज, आई होप ये क्लियर होगा। इसलिए इसको ऑल रेड भी बोलते हैं, ये लिखा हुआ। और ये क्या इंक्लूड करता है, हमेशा येलो के बाद आता है इंटरवल में, इंक्लूडिंग द पीरियड ड्यूरिंग ऑल सिग्नल फेसेस शो रेड। आई होप ये चीज आपको क्लियर है।
नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास जो बेसिक, जो आपको ऑलरेडी पता होगा, जिसे बोलते हैं ग्रीन एंड रेड इंटरवल्स। अब ग्रीन इंटरवल क्या है? जिसमें ड्यूरेशन में गाड़ी चलती है। तो लिख लेते हैं एक एक डेफिनेशन के बारे में भी। ग्रीन एंड रेड इंटरवल, it is actual duration for which green light and red light of traffic signal is turned on। क्लियर? बेसिक सी डेफिनेशन है, अब नोट्स में डाल देना, आपको ऑलरेडी पता होगा ग्रीन रेड और रेड इंटरवल में क्या चीज होती है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं फेज के बारे में। हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम फेज के बारे में बात करेंगे कि फेज क्या होता है। अब फेज बेसिकली क्या है, इसको भी आराम से समझना। फेजेस क्या होता है कि अब आपको पता है कि साइकिल लेंथ के बारे में हमने बात की, ग्रीन, एम्बर, रेड, ये एक साइकिल बना। ग्रीन टू ग्रीन बोलो या रेड टू रेड, कुछ भी हो सकता है। अब सपोज आपका एक साइकिल था 60 सेकंड्स का। आपने देखा होगा कि कुछ रोड्स पे ऐसा भी होता है कि 60 सेकंड्स का आपका सिग्नल है, कुछ सेकंड्स तक स्ट्रेट ग्रीन अलाउड होता है, उसके बाद कुछ सेकंड्स के बाद आपका कोई टर्न होगा, राइट टर्न होगा, तो उसका ग्रीन भी ऑन हो जाएगा। आपने काफ़ी जगह ऐसा सिग्नल हमारे स्टेट में भी मिल जाएगा आपको, काफ़ी जगह ऐसा भी होता है। तो फेजेस इसी बोलते हैं कि फेजेस का मतलब क्या हो गया कि फेज कौन से डायरेक्शन में ट्रैफिक चल रहा है, उसको कितना टाइम देना है। तो पहले एक बेसिक सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज पार्ट ऑफ अ साइकिल लेंथ, it is a part of a cycle length allocated to any traffic movement। कुछ इस तरह से देखना। जैसे इस फिगर में मैंने दिखाया, जब सिग्नल इसका ग्रीन होगा रोड ए का, तो आप ऐसे ऐसे ट्रैफिक मूव कर सकते हैं। एक ये फेज हो गया। अगर एक और डायग्राम बनाएं इसी कंसेप्ट के ऊपर, तो कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं, जो इसी का दूसरा दिखाएंगे दूसरे रोड के लिए। ये चीज आ गई। तो इस टाइप का फेज, जैसे ये फेज आ गया, ये कब प्रेफर किया जाएगा? जब स्ट्रेट मूविंग ट्रैफिक ज्यादा है एज कंपेयर टू लेफ्ट एंड राइट। ये चीज आ गई। एक और बना के देखते हैं। कुछ फेजेस के बारे में बता रहा हूँ, जस्ट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ये एक फेज हो सकता है, ये एक फेज हो सकता है जब आपका टर्निंग ट्रैफिक ज्यादा हो एज कम्पेयर टू स्ट्रेट, इसको भी टाइम देना पड़ेगा अलग से। ये एक फेज हो सकता है। तो ये कुछ चीजें इसको फेज बोलते हैं, और इट इज अ पार्ट ऑफ अ साइकिल लेंथ के अंदर। जैसे सपोज मैं 25 सेकंड्स के लिए ग्रीन सिग्नल ऑन कर रहा हूँ कहीं पे, तो मुझे पता होगा कि अगर टर्निंग ट्रैफिक ज्यादा है तो मैं शायद इसको 15 सेकंड्स का टाइम दे दूं एग्जाम्पल, एंड बाकी का रिमेनिंग स्ट्रेट के लिए दे दूं। तो वो अलग अलग फेजेस है, वो हम
पढ़ ही रहे हैं इसके बारे में। तो ये हो गया हमारा फेजेस। तो ऐसे फेज 1, फेज 2, फेज 4 और ट्रैफिक हम बना सकते हैं, शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज लॉस्ट टाइम। एक सिग्नल पे कितना टाइम वेस्ट होता है जो हम यूटिलाइज कर सकते थे बट करते नहीं। जैसे हम बोल तो दिया कि साइकिल लेंथ मान लो 60 सेकंड्स का है, क्या वो 60 का 60 एग्जैक्ट में यूज हो रहा है? उसमें सपोज ग्रीन 25 सेकंड्स का या 30 सेकंड्स का ग्रीन था, क्या वो 30 का 30 यूज होगा? नहीं, क्योंकि अगर आप इमेजिन करो आप किसी एक लाइट पे वेट कर रहे हो और लाइट एकदम ग्रीन होगा, जो सबसे आगे लाइट पे खड़ा होगा उसको कुछ सेकंड्स लगेंगे रिएक्ट करने के सिग्नल को, 1-2 सेकंड्स वो वेस्ट करेगा, तो वो भी टाइम लॉस में आता है। सिमिलरली जब आपका सिग्नल ग्रीन से एम्बर की तरफ जा रहा होगा, और एम्बर में मैंने आपको क्या बताया, आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, या तो आप वहां रुक जाओ या तो आप मूव करो। तो वहां पर भी आप सिचुएशन में जब वो एम्बर होगा तो आप डायलेमा में होंगे, इधर टू क्रॉस और टू स्टे। तो वहां पर भी कुछ टाइम वेस्ट करोगे, वो भी टाइम लॉस में कंसिडर किया जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज टाइम लॉस्ट। ठीक है, लिखते हैं इसके बारे में। इट इज टाइम फॉर विच intersection is not effectively utilized for movement। जो लॉस्ट टाइम होता है बेसिकली ये 2 तरह का है जो डिस्कस करेंगे अभी। एक को बोलेंगे स्टार्टअप लॉस्ट टाइम, और एक को बोलेंगे क्लियरेंस लॉस्ट टाइम। ये दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं स्टार्टअप लॉस्ट टाइम के बारे में। नंबर 1, startup lost time। When signal turns red to green, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उसी चीज को लिख रहे हैं। जब सिग्नल आपका रेड टू ग्रीन जाएगा, जो सबसे आगे खड़ा होगा ट्रैफिक सिग्नल पे इमीडिएटली रिएक्ट नहीं कर पाए, कुछ सेकंड्स वेस्ट करेगा, 1, 2, 3, 4 सेकंड्स वो वेस्ट करेगा। द ड्राइवर स्टैंडिंग in front of intersection takes some time to perceive signal। जिसे हम यूजुअली रिएक्शन टाइम बोलते हैं, यूजुअली रिएक्शन टाइम। Hence some time is lost which is known as startup lost time। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आपको ध्यान रखना है, जब आपका सिग्नल रेड से ग्रीन जा रहा है, जो सबसे आगे इंटरसेक्शन पे खड़ा होगा कुछ टाइम लेगा उस सिग्नल को रिएक्ट करने के लिए। काफी बार आपने देखा होगा कि ऐसा चीज होती है। तो वो जो टाइम वेस्ट हुआ कुछ सेकंड्स का, उसे हम किस लॉस्ट टाइम के अंदर डालेंगे? स्टार्टअप लॉस्ट टाइम के अंदर। सेम नंबर 2 की बात करते हैं अब हम, जो मैंने दूसरा बोला क्लियरेंस लॉस्ट टाइम। क्लियरेंस लॉस्ट टाइम क्लियरेंस लॉस्ट टाइम के बारे में बात करें तो
क्लियरेंस के बारे में मैंने आपको क्या बताया, जैसे आपका सिग्नल अब ग्रीन से एम्बर की तरफ जाएगा और अगर आप सिग्नल की तरफ अप्रोच कर रहे हो तो आप खुद डायलेमा में होंगे कि इधर टू क्रॉस द सिग्नल और टू वेट। उस चक्कर में जो आपका कुछ टाइम वेस्ट होगा उसे हम क्लियरेंस लॉस टाइम बोलेंगे। तो लिखते हैं उसके बारे में, व्हेन सिग्नल टर्न्स green to amber, later portion of amber is not effectively utilized due to fear of coming of red signal. Hence, some time is lost. जिस टाइम को हम क्या बोलते हैं, इस लॉस टाइम को हम क्या बोलेंगे, क्लियरेंस लॉस टाइम। तो ये दो तरह के हमारे लॉसेज होते हैं टाइम पे जो आपको पता होना चाहिए। एक आ गया हमारा स्टार्टअप लॉस टाइम और एक आ गया हमारा क्लियरेंस लॉस टाइम। आई होप ये आपको समझ आया। ये दोनों टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि इनका यूज है आगे जाके, हमें इन चीजों को यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट टर्म लिखते हैं, इसी से लिंक्ड, जैसे आपको कोई बोले इफेक्टिव ग्रीन टाइम, इफेक्टिव ग्रीन टाइम। इफेक्टिव ग्रीन टाइम के बारे में अगर हम बात करें, अब पूरा का पूरा जितना ग्रीन टाइम प्रोवाइड किया जा रहा था साइकिल में वो हम यूज तो कर नहीं पा रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ टाइम हम स्टार्टिंग में भी वेस्ट कर रहे हैं जो स्टार्टअप लॉस टाइम बोल रहे हैं, और कुछ टाइम हम एंड में भी वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ दोनों अगर जो वेस्टेज हम कर रहे हैं उनको माइनस कर दें तो पीछे जो टाइम बच रहा है उसे बोला जाएगा इफेक्टिव ग्रीन टाइम। मतलब सपोज अगर आपके सामने मैं एक इसी को डायग्राम कितना शो करूं, सिर्फ ग्रीन और एम्बर बना के, ठीक है, सपोज ये था मेरे पास टोटल ग्रीन टाइम, ये था मेरे पास एम्बर टाइम। स्टार्टिंग का कुछ टाइम हमने वेस्ट कर दिया किसमें, जो सिग्नल हमारा चेंज हुआ तो हमने रिएक्ट करने में लेट हो गए, और इसका कुछ एंड का टाइम हमने वेस्ट कर दिया किसमें, कि हम ये सोचते रह गए कि हम क्रॉस करें या नहीं करें। तो इसे हमने नाम दिया, अभी जस्ट डिस्कस किया हमने, ये वाला जो वेस्ट टाइम किया इसे हमने क्या बोला, स्टार्टअप लॉस टाइम। और इस वाले को क्या बोला हमने, क्लियरेंस लॉस टाइम। तो पीछे जो रह गया ये चीज, इसे स्मॉल जी से डिनोट किया जाएगा, जिसे बोला जाएगा इफेक्टिव ग्रीन टाइम। मतलब अगर मैं आपको यहां एक स्टेटमेंट लिखूं, इफेक्टिव ग्रीन टाइम किसके बराबर है, टोटल जितना ग्रीन टाइम दिया था वो प्लस टोटल जितना एम्बर टाइम दिया था वो, माइनस कर दें स्टार्टअप लॉस टाइम प्लस माइनस कर दें क्लियरेंस लॉस टाइम। टोटल लॉस टाइम अगर इसमें से माइनस कर दें तो पीछे जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें इफेक्टिव ग्रीन टाइम। आई होप आपको समझ आया हो। बहुत ही इजी चीज़ और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ये क्वेश्चंस के लिए। आपको लॉस टाइम दिया जाएगा, आपको इफेक्टिव पूछा जाएगा, ग्रीन टाइम बताओ, तो आपको इस तरह से निकालना है। आई होप ये क्लियर है। यहाँ पर एक और टर्म बनती है
दैट इज ग्रीन रेशियो। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रीन रेशियो किसे बोलेंगे वो देखते हैं। आपने यहाँ पर ये जी फाइंड आउट किया, इसके एक सिंपल सी एग्जांपल देके देखता हूँ। यहाँ पर सपोज पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का टाइम था 24 सेकेंड्स, लेकिन 2 सेकेंड आपने बर्बाद कर दिए स्टार्टिंग में और 2 सेकेंड आपने बर्बाद कर दिए यहाँ पर, तो पीछे इफेक्टिव कितना रह गया? 24 में से आप 4 माइनस करोगे, 2 और 2 यहाँ के 20। ये जो 20 है ये हमें क्या मिल गया? स्मॉल जी। ग्रीन रेशियो क्या बोलता है? ग्रीन रेशियो कहता है कि जो इफेक्टिव ग्रीन टाइम है टू द साइकिल लेंथ, साइकिल लेंथ तो पूरा हो गया ग्रीन टू ग्रीन वाला, ये जो रेशियो हमें मिलेगा इसे हम ग्रीन रेशियो बोलेंगे, क्योंकि इसको जस्ट अभी एक डेफिनेशन की तरह बता रहा हूँ, आगे हम इसको यूज करेंगे अभी कि ग्रीन रेशियो क्या हुआ? इफेक्टिव ग्रीन डिवाइडेड बाय टोटल ड्यूरेशन कितना था उस साइकिल का, उस साइकिल के ड्यूरेशन में से ग्रीन इफेक्टिव का कितना रोल था उसे हम ग्रीन रेशियो बोलेंगे जब इनको एक रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे। तो जी डिवाइड बाय सी करेंगे तो हमें ग्रीन रेशियो मिल जाएगा। क्लियर? इसी से आगे चलते हैं और इसको यहाँ कंप्लीट करते हैं, देन जो बाकी का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर लेंगे। कि अगर आपसे यहाँ पूछा जाए ट्रैफिक कैपेसिटी निकाल के देनी है आपको, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैफिक कैपेसिटी तो आप ट्रैफिक कैपेसिटी जो आज डिस्कस किया है जिसको हम क्या बोलते हैं? व्हीकल पर आवर, साथ में एक और चीज डालते हैं पर लेन, ये निकाल के देनी है। तो किस तरह से निकाल के देंगे चलो देखते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि साइकिल लेंथ मेरे पास जो है, साइकिल लेंथ जो मेरे पास है दैट इज सी सेकेंड्स, ठीक है। तो अगर मेरे पास साइकिल लेंथ जो एक साइकिल की लेंथ है वो सी सेकेंड्स है, तो 1 आवर में कितने साइकिल चलेंगे? मतलब इस तरह से देखते हैं सिंपल एग्जांपल की तरह कि अगर मेरा एक साइकिल लेंथ जो है वो 60 सेकेंड्स का है, तो 1 आवर में कितने टोटल साइकिल चलेंगे? मतलब कितनी बार वो सिग्नल रिपीट होगा जो चल रहा है सुबह से? 3600 डिवाइडेड बाय 60 टाइम्स वो सिग्नल आ रहा है एक दिन में पूरा। तो अगर साइकिल लेंथ सी सेकेंड्स है तो हम नीचे लिखते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स इन एन आवर, एक आवर में कितने होंगे? आर को कन्वर्ट किया मैंने सेकंड्स में, डिवाइडेड बाय तो साइकिल है, ये आ गई वैल्यू। अब देखो नेक्स्ट, अगर अब बात किया जाए, ये आ गया मेरे पास टोटल एक आवर में इतने साइकिल चलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये बोला एग्जांपल देके बताया कि 60 साइकिल्स चलेंगे। उन 60 साइकिल्स में से ग्रीन का पार्ट कितना होगा? इफेक्टिव ग्रीन का। तो मैं जैसे अगर मुझे पता हो, जैसे यहाँ पर मुझे पता है कि 60 बार साइकिल चलेगा और एक बार जब चलता है तो इफेक्टिव ग्रीन कितना था, एग्जांपल के साथ साथ बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर कि टोटल 1 घंटे में 60 बार वो हमारा जो सिग्नल है वो रिपीट करेगा। और जब एक बार वो सिग्नल चलता है 60 सेकंड्स का, उसमें 20 सेकंड्स हम यूटिलाइज कर पाते हैं ग्रीन को। तो पूरे 1 घंटे में कितनी बार यूटिलाइज कर पाएंगे? तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी टर्म को हम फॉर्मूला वाइज लिखते हैं, टोटल इफेक्टिव ग्रीन टाइम इन एन आवर, एक आवर में कितना ग्रीन टाइम इफेक्टिव है? तो हम लिखेंगे 3600 डिवाइड बाय सी, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? जी से। फिर से लिख देता हूं यहाँ पर, इफेक्टिव मेरे पास आया 3600 डिवाइडेड बाय सी इंटू जी। और यहाँ फिर से एग्जांपल लिख देता हूँ कि अगर एक साइकिल वो 60 सेकंड्स का था तो 1 आवर में कितने नंबर ऑफ साइकिल चलेंगे? 3600 डिवाइडेड बाय सी की जगह लिखेंगे 60। अगर एक साइकिल के अंदर 20 सेकंड का इफेक्टिव ग्रीन था तो टोटल 1 घंटे में कितने ग्रीन कितनी देर रहेगा वो निकल जाएगा। वैसे ये जनरल फॉर्मूला बना दिया। तो 1 आवर में इतनी देर मेरा ग्रीन रहेगा, ठीक है। मतलब इतनी देर ग्रीन रहेगा, मतलब इतनी देर ग्रीन के टाइम पे ट्रैफिक चल रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कैपेसिटी निकाल के दो,
जो अभी तक लास्ट लेक्चर तक हम डिस्कस कर रहे थे, कैपेसिटी कैसे निकाल रहे थे, 3600 हम पूरा 1 आवर लेते थे, डिवाइडेड बाय टाइम हेडवे से डिवाइड कर देते थे, एवरेज टाइम हेडवे 1 आवर में। अब हम बात ट्रैफिक के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो मतलब हमें पता होना चाहिए कि 1 घंटे में कितनी देर एक्चुअल में वो ग्रीन चला, ट्रैफिक चला कितनी देर, तो ये आ गया कैपेसिटी विल बी इक्वल टू 3600 अपॉन सी इंटू जी डिवाइडेड बाय जो एवरेज हेडवे होगा। अगर इसको थोड़ा रीशफल करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3600 डिवाइडेड बाय एच इंटू जी बाय सी। हर एक टर्म का अपना मतलब है। यहां देखो, इससे क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं सैचुरेटेड वॉल्यूम, जो हम वॉल्यूम निकालते हैं। इससे क्या बोलते हैं, आप अभी जस्ट डिस्कस किया, ग्रीन रेशियो। तो यहां से मुझे क्या मिल सकती है, कैपेसिटी निकालने को मिल सकती है। आई होप ये आपको क्लियर होगा किस तरह से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने किस तरह से टर्म को यूज किया, इसको सैचुरेटेड कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, सैचुरेटेड कैपेसिटी भी लिख सकते हैं। आई होप ये क्लियर है आपको। एक चीज यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ, बेसिकली यहाँ पर ऐसे लिखी, कैपेसिटी भी लिख सकते थे, कोई वो गलत नहीं है, बट ऐसे लिखते हैं। मैंने बोला कि ग्रीन, ये आ गया टाइम, इतना ग्रीन टाइम होगा जिस टाइम पे वो मूव कर रहा होगा, मतलब इतना से ये आ गया मेरे पास टोटल इतने टाइम में, मतलब व्हीकल्स क्रॉस कर रहे हैं, डिवाइड बाय मैंने इसको एच से किया। तो इन शॉर्ट ये मुझे क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स जो क्रॉस कर रहे हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग द इंटरसेक्शन इन 1 आवर। 1 आवर ही बोलेंगे क्योंकि 1 आवर में से इफेक्टिव पार्ट तो यही है, बाकी का पार्ट तो इफेक्टिव ही नहीं है। तो आप देख सकते हो आपको ये, और ये चीज क्या हुआ, व्हीकल्स पर आवर कैपेसिटी ही हो गया। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं एक बार, कहाँ से स्टार्ट किया हमने इफेक्टिव ग्रीन टाइम निकाला। इफेक्टिव ग्रीन टाइम निकालने के बाद एक ग्रीन रेशियो बताया आपको। ग्रीन रेशियो के बाद मैंने आपको बताया कि साइकिल लेंथ सी सेकंड्स की है, नंबर ऑफ साइकिल इन एन आवर आपको दिया मैंने, ये वैल्यू आ गई। इफेक्टिव ग्रीन टाइम कैसे निकाला, ये हर एक के एग्जांपल मैंने साथ साथ एक्सप्लेन की हुई है। इफेक्टिव ग्रीन टाइम कैसे निकाला ये भी बताया। नेक्स्ट उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप कैपेसिटी इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम देखते हैं इसके ऊपर, मैंने अपने लेक्चर को कंप्लीट करेंगे वहाँ पर। जैसे ये प्रॉब्लम है, ओके अच्छा, प्रॉब्लम में वो क्या कह रहे हैं, साइकिल टाइम ऑफ एन इंटरसेक्शन इज 30 सेकेंड 60 सेकेंड्स। सी आपको दे के रखा हुआ है 60 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। ग्रीन टाइम उसका आपको दे के रखा हुआ है 27 सेकेंड्स। कॉरेस्पॉन्डिंग येलो टाइम मतलब एम्बर टाइम भी आपको दे के रखा हुआ कितना, 4 सेकेंड्स। इफ द सैचुरेटेड हेडवे इज 2.4 सेकेंड्स पर व्हीकल, मतलब आपको एच भी दे के रखा हुआ है, हेडवे एच ही हुआ 2.4 सेकेंड्स, ठीक है। एंड द क्लियरेंस इंटरवल, लॉस टाइम दे के रखा 2 और क्लियरेंस टाइम दे के रखा हुआ 1। तो एक आपको जो टोटल लॉस जो आपको हो जाएगा वो 2 सेकेंड्स प्लस 1 सेकेंड, टोटली कितना हो गया 3 सेकेंड्स का लॉस, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटी पर लेन। तो अभी हमने डिस्कस किया, पहले निकालते हैं हम नॉर्मली अपना स्मॉल ची इफेक्टिव, वो कितना होगा जी प्लस एम्बर, उसमें से माइनस क्या कर देंगे लॉसेस, 27 प्लस 4 ये ऐड किया माइनस 3 सेकेंड्स। इसको सॉल्व किया तो ये कितना बनता है, ये वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास, अप्रॉक्सीमेटली ये आता है 28 सेकेंड्स, 28 सेकेंड्स, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, इफेक्टिव ग्रीन टाइम। अब मुझे पता है कैपेसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है, और कैपेसिटी किसके बराबर है, कैपेसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ग्रीन रेशियो इनटू
जो हमारे पास सैचुरेटेड वॉल्यूम हो। ग्रीन रेशियो कितना होगा, स्मॉल g डिवाइडेड बाय c इंटू 3600 डिवाइडेड बाय h। तो ग्रीन रेशियो कितना होगा 28 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय टाइम हेडवे कितना है 2.4 सेकेंड्स। इसको सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं कितना आंसर आता है। 3600 डिवाइडेड बाय 2.4 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 60। 700 vehicles per hour per lane, जिसका आंसर वेरी इजी। कैसे यूज़ किया आपने देखा, हर एक चीज़ को हमने जो गिवन था वो यहाँ लिख लिया। ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई हैं, ग्रीन टाइम, एम्बर टाइम, लॉसेस। ये हमारे पास जो लॉसेस थे वो भी यहाँ दिए थे हमें, इज द लॉस। टाइम हेडवे भी देख के रखा था सेकंड्स में। हमने पहले इफेक्टिव निकाला, इफेक्टिव का ग्रीन रेशियो निकाला। आपको इंडिविजुअली ग्रीन रेशियो पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। इस तरह से इसको हम यूज़ करते हैं। हमारे 2 टॉपिक्स और हैं जो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में कंपाइल करेंगे कि क्रिटिकल लेन वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आता है एक वेबर्स फॉर्मूला, वो डिस्कस करेंगे, एंड रोटरी का इक्वेशन करेंगे। ये 3 कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको ये समझ आया हो। इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं जो आज हमने डिस्कस किया। इसमें काफ़ी बेसिक टर्म्स थी जो आपको ध्यान रखनी है। शायद आपको ये ऑलरेडी पता भी हो, बट इनको कैसे यूज़ करना है वो आपने सीखना है। तो यहाँ से हमने आज स्टार्ट किया था। तो हमारे पास एक नई टर्म हमने आज सीखी, दैट इज़ व्हीकल अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन रेट, जिसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। लैम्डा के बारे में हम क्या डिस्कस किया था, कैसे ये आता है, ये याद रखना। जिस भी टाइम के बीच में पूछा जाएगा आपको, तो आपको किस तरह से उसको यूज़ करना। जैसे आपको 2 to 4 सेकेंड्स के बीच में पूछा जाएगा, आपको उन्हीं का बस चेक करना है, बाकी आपको देखना है। क्योंकि 2 to इन्फिनिटी का मैंने आपको बताया ये आंसर है, 4 to इन्फिनिटी का ये आंसर है। उनको सॉल्व करके आप आंसर निकालिए। जैसे ही नेक्स्ट आता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी कितने व्हीकल कितने टाइम में क्रॉस करेंगे, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो आपको ज़्यादातर ये कभी भी क्वेश्चन जब भी आएगा, या तो वो एक व्हीकल के लिए पूछेंगे जैसे मैंने ये बताया, या तो वो किसी के लिए भी नहीं पूछेंगे, नो व्हीकल। तो वो फॉर्मूला आपने अप्रोच करना है। इसका आंसर चेक कर लेना कि आप कैसे आंसर, यही आंसर है। नेक्स्ट ट्रैफिक कैपेसिटी के बारे में हमने डिस्कस किया। कैपेसिटी और वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होता है वो हमने बताया। लेवल ऑफ सर्विस, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म पता होना चाहिए। लेवल ऑफ सर्विस 1 एंड लेवल ऑफ सर्विस 2 के बारे में ध्यान रखना। फिर टाइप्स ऑफ ट्रैफिक कैपेसिटीज में बेसिक कैपेसिटी एंड थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है, आइडल कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। पॉसिबल कैपेसिटी जो कुछ भी हो सकती है इनके बीच में, एंड हम जो चाहेंगे वो प्रैक्टिकल एंड डिज़ाइन कैपेसिटी, जिसमें ट्रैफिक हाई रहे और कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना रहे। ट्रैफिक कैपेसिटी अगर स्पेस हेडवे यूज़ कर रहे हैं तो हम इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग के लेक्चर में ये फॉर्मूला डिस्कस किया था, अगर भूल गया होगा एक बार गो थ्रू कर लेना। और टाइम हेडवे से भी हम ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हमने एक प्रॉब्लम की इसके ऊपर बेस्ड। पैसेंजर कार यूनिट क्या होता है, उनकी कुछ वैल्यूज़ आपको डिस्कस करवाई, ये वैल्यूज़ बताई। एंड ट्रैफिक कंट्रोल में रेड, ग्रीन, येलो के बारे में बात की। साइकिल लेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट। साइकिल लेंथ, तीनों को ऐड करके साइकिल लेंथ मिलती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया इंटरवल्स के बारे में, क्लियरेंस इंटरवल, चेंज इंटरवल, ऑल रेड इसे बोलते हैं। देन हमारे पास फेजेस के बारे में बात की। फेजेस का टाइम लॉस में स्टार्टअप लॉस टाइम एंड क्लियरेंस लॉस टाइम, तो 2 टाइम डिस्कस किए। उसके बाद हमने इफेक्टिव ग्रीन के बारे में बात की। इफेक्टिव ग्रीन क्या चीज़ है, ग्रीन रेशियोज क्या हैं। देन हमारा एंड में यहाँ कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करके टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है हम डिस्कस करेंगे। एंड न्यूमेरिकल जितनी जल्दी आप लगा सकते हो इस कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स लगाइए। बाकी जैसी भी इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वो मेंशन कर देना नेक्स्ट लेक्चर में आप, या कमेंट्स में आप बता देना कि हम वो डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे 3 टॉपिक्स हैं जो मोस्टली हमारे इसके साथ हमारा ट्रैफिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।